हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का एसके झा सर के द्वारा जो 1600 प्रश्न आया है उसको मैं करवा रहा था। तो जो प्रश्न बचा हुआ है उसको आज करवाने वाला हूँ। और दोस्तों आज मैं 801 प्रश्न से करवाने वाला हूँ। अब इसके पीछे सारे प्रश्न जो हैं उसको मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर ज़रूर क्लास को देखिएगा। तो चलिए बिना कुछ देर की दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो 801वां प्रश्न है कि पशुपालन में किसकी प्रमुख भूमिका होती थी। पशुपालन में किसकी प्रमुख भूमिका होती थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय और बकरियां। गाय और बकरियां, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सोम का महत्व किस रूप में किया जाता था। सोम का महत्व किस रूप में किया जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक के पौधा और एक पे। एक पौधा और पे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि शिल्पकार का किस मुख्य घटक में उपयोग होता था। शिल्पकार का किस मुख्य घटक में उपयोग होता था। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कला। ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कला इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में सामाजिक वर्गों का विभाजन किस आधार पर था। ऋग्वेद काल में सामाजिक वर्गों का विभाजन किस आधार पर था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस धातु के अस्त्र शस्त्र मिलने लगे। उत्तर वैदिक काल में किस धातु के अस्त्र शस्त्र मिलने लगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा के। ऑप्शन नंबर सी, लोहा के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के बर्तन मिलने लगे। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के बर्तन मिलने लगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार अस्थायी हुए। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार अस्थायी हुए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामों का निर्माण करके। ग्रामों का निर्माण करके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में कुरु जनपद किन जनों से मिलकर बना था। उत्तर वैदिक काल में कुरु जनपद किन जनों से मिलकर बना था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरु एवं भारत। पुरु एवं भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में राजा किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा किस प्रकार की यज्ञों का आयोजन करते थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वमेघ यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि अश्वमेघ यज्ञ का क्या अभिप्राय था। अश्वमेघ यज्ञ का क्या अभिप्राय था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य का विस्तार। क्या था दोस्तों, साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा अन्य राजाओं से क्या मानने के लिए बाध्य कर सकता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा अन्य राजाओं का क्या मानने के लिए बाध्य कर सकता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनपद के राजा। जनपद के राजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था। ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध करना। दोस्तों आगे प्रश्न कि सामाजिक विभाजन में
पुरोहित किस वर्ग में आते थे? सामाजिक विभाजन में पुरोहित किस वर्ग में आते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण वर्ग में आते थे। ब्राह्मण वर्ग में आते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन में शासकीय और व्यावसायिक लोगों को किनके अंतर्गत रखा गया था? सामाजिक विभाजन में शासकीय और व्यावसायिक लोगों को किनके अंतर्गत रखा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न कराने वालों को प्राचीन समाज में कितने वर्गों में विभाजित किया गया? विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न कराने वालों को प्राचीन समाज में कितने वर्गों में विभाजित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उपहार देने की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? उपहार देने की प्रथा किस काल में हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवादी काल में। ऑप्शन सी, रीतिवादी काल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि वैश्य वर्ग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? वैश्य वर्ग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तरी धारा उपनिषदों में किन विषयों का अध्ययन किया गया? उत्तरी धारा उपनिषदों में किन विषयों का अध्ययन किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा, परमात्मा और मृत्यु। आत्मा, परमात्मा और मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप में। ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रय में कितने वर्षों तक रहना पड़ता था? शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में कितने वर्षों तक रहना पड़ता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरु के आश्रम में छात्रों को कौन सी शिक्षा दी जाती थी? गुरु के आश्रम में छात्रों को कौन सी शिक्षा दी जाती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैदिक तंत्र मंत्रों की और गणित की, व्याकरण की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनाम गांव को किस नदी के तट पर स्थित एक तापाश्रन बस्ती के रूप में पहचाना गया है? इनाम गांव को किस नदी के तट पर स्थित एक तापाश्रन बस्ती के रूप में पहचाना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े। ऑप्शन नंबर बी, घोड़े इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि इनाम गांव के लोग किस भौगोलिक समयावधि में रहते थे? इनाम गांव के लोग किस भौगोलिक समयावधि में रहते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि इनाम गांव के लोग किस रंग के ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करते थे? इनाम गांव के लोग किस रंग के ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काले। ऑप्शन नंबर बी, काले इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हैं। ऑप्शन नंबर बी, 4 हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग वेद में है। पुरुष सूक्त किस वेद में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, ऋग वेद में है। ऋग वेद में है।
दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आर्यों का विस्तार बिहार के किन नदी तक था? आर्यों का विस्तार बिहार के किन नदी तक था? दोस्तों इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी तक था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि वैदिक काल में जन और जनपद का क्या महत्व था? वैदिक काल में जन और जनपद का क्या महत्व था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन छोटे समूह थे और जनपद बड़े क्षेत्र। जन छोटे समूह थे और जनपद बड़े क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्तमान बिहार की सीमा में स्थित प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? वर्तमान बिहार की सीमा में स्थित प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध, अंग, वज्जी। मगध, अंग, वज्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि महाजनपदों के विकास का प्रमुख काल कब था? महाजनपदों के विकास का प्रमुख काल कब था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2500 वर्ष पहले। लगभग 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाजनपद किस युग से संबंधित हैं? महाजनपद किस युग से संबंधित हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल से संबंधित हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 थी। 16 महाजनपद की संख्या थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकण। ऑप्शन नंबर ए, कोंकण जो है वो महाजनपद नहीं है। बाकी अवंती, काशी और मगध तीनों जो है वो महाजनपद है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि वंशावलियों में उल्लेखित प्रमुख महाजनपद कौन सा था? वंशावलियों में उल्लेखित प्रमुख महाजनपद कौन सा था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। ऑप्शन नंबर बी, मगध इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मल्ल महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? मल्ल महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर था। ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाजनपदों को संगठित शासन व्यवस्था में बदलने वाले पहले राजा कौन थे? महाजनपदों को संगठित शासन व्यवस्था में बदलने वाले पहले राजा कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार थे। बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वज्जी महाजनपद का संघ तंत्र किस प्रकार का था? वज्जी महाजनपद का संघ तंत्र किस प्रकार का था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अवंती महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? अवंती महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन था। ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मगध महाजनपद का राजवंश किसे माना जाता है? मगध महाजनपद का राजवंश किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग को। ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग को माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाजनपदों में किस प्रकार का शासन नहीं था? महाजनपदों में किस प्रकार का शासन नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामंतवादी। ऑप्शन नंबर डी, सामंतवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाजनपदों के
राजाओं ने किस उद्देश्य से किलों का निर्माण किया था? महाजन पदों के राजाओं ने किस उद्देश्य से किलों का निर्माण किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि व्यापारियों को कर देने के लिए क्या किया गया? व्यापारियों को कर देने के लिए क्या किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य रूप में शुल्क जमा करके। व्यापारियों को कर देने के लिए क्या किया गया? तो किसी अन्य रूप में शुल्क जमा करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि मगध क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति क्यों आसान थी? मगध क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति क्यों आसान थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपन्न कृषि और संपर्क। संपन्न कृषि और संपर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि मगध क्षेत्र के जंगलों में किसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी? मगध क्षेत्र के जंगलों में किसी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथी। ऑप्शन नंबर डी हाथियों। दोस्तों आगे प्रश्न कि मगध के किन दो प्रमुख राजधानियों का उल्लेख किया गया है? मगध के किन दो प्रमुख राजधानियों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर और पाटलिपुत्र। राजगीर और पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न कि मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार था आगे बढ़ता है प्रश्न है कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद थे। महापद्मनंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम था। ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम था दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है मगध ने व्यापार के माध्यम से अधिकतम लाभ किस नदी से प्राप्त किया? मगध ने व्यापार के माध्यम से अधिकतम लाभ किस नदी से प्राप्त किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा से। ऑप्शन नंबर सी गंगा से दोस्तों आगे प्रश्न है कि अवंती वर्धन में किन शासकों का शामिल किया गया? अवंती वर्धन में किन शासकों का शामिल किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग और उदयन को। ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग और उदयन को दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि धनानंद के अधीन मगध राज्य को किसने अधिकृत किया? धनानंद के अधीन मगध राज्य को किसने अधिकृत किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त दोस्तों आगे प्रश्न है कि गणराज्य के शासक की नियुक्ति कैसे होती थी? गणराज्य के शासक की नियुक्ति कैसे होती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चुनाव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चुनाव द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न किस वर्ष गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे? किस वर्ष गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1918। ऑप्शन नंबर बी 1918 दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किसने किया? 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने किया। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने किया दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब पारित हुआ था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब पारित हुआ था?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार निम्न में से किसका विचार था? निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, निम्न में से किसका विचार है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह जो है शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य की आत्मा का आधार होता है। निम्न में से किसका यह विचार है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसके कहने पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसके कहने पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जनरल डायर के कहने पर चलाई गई थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि खलीफा के तात्कालिक शक्तियों के मार्च 1919 में कहां पर खिलाफत समिति का गठन किया गया था? खलीफा के तात्कालिक शक्तियों के मार्च 1919 में कहां पर खिलाफत समिति का गठन किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। ऑप्शन बी बम्बई में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए? सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक निम्न में किसने लिखा? हिंद स्वराज पुस्तक निम्न में किसने लिखा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने लिखा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। ऑप्शन नंबर बी 1909 में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने का प्रश्न कि दिसंबर 1920 से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम स्वीकृति की मुहर लगा दी गई? दिसंबर 1920 कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति की मुहर लगा दी गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1921 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी? किस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में
जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किस किसान सभा का गठन किया था? अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किस किसान सभा का गठन किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध किसान सभा। ऑप्शन नंबर ए, अवध किसान सभा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है उन्हें तारा कहते हैं। जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है उन्हें तारा कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। तो कथन क्या है कि बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, सही है। तारों के विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, यह भी सही है। और सप्त ऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी। मतलब क्या कहता है प्रश्न, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये सही है। और चंद्रमा का परिक्रमण एवं घूर्णन व आपस में बराबर होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह अथवा जुड़वा ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह अथवा जुड़वा ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सब। यानी कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही रूप से व्यवस्थित है? आकाश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही रूप से व्यवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह, तारा, आकाश, गंगा और ब्रह्मांड। ग्रह, तारा, आकाश, गंगा और ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही क्रम को दर्शाता है? सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही क्रम को दर्शाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में किन ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति एवं शनि। बृहस्पति एवं शनि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3, यानी कि शुक्र का जो मिलान होगा उस गर्म ग्रह से, यानी कि शुक्र का जो मिलान होगा वो गर्म ग्रह से ऑप्शन नंबर नहीं 2 से मिलान होगा। और उसके बाद फिर मिलान होगा बुध का मिलान होगा सबसे छोटा ग्रह से, तो बी का 4 से मिलान होगा। और मंगल का जो मिलान होगा वो यानी कि लाल ग्रह से, मंगल का लाल ग्रह से मिलान होगा। और बृहस्पति का गैसीय ग्रह, बृहस्पति का जो गैसीय ग्रह से मिलान होगा। तो इस तरह से जो हो गया कि 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमीडा, ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमीडा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर डी सप्तऋषि इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में अवस्थित है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में अवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुग्ध मेखला में, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध मेखला में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश क्या कहलाता है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्का, ऑप्शन नंबर बी उल्का इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी कि क्या कहता है कि विपरीत कथनों में कौन सा असत्य है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, ये जो है वो असत्य है, ये जो है असत्य है। तो प्रश्न ये कहता है कि असत्य कौन है? तो यही असत्य है। और बाकी सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ये सही है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य? तो सिर्फ एक जो है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान कीजिए, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान कीजिए। दोस्तों इसको जो मिलान करना है तो ये तो खुद जो है कि इतना बड़ा है, तो किस तरह से देखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो यानी कि इसका जो मिलान करना है दोस्तों 3 1 2 4, 3 1 2 4 से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा तो 3, तो यानी कि विषुवत रेखा को जो मिलान होगा वो 0 अक्षांश से इसका मिलान होगा। और कर्क रेखा जो मिलान होगा वो यानी कि होगा 23 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस मकर रेखा का जो मिलान होगा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मिलान होगा। और उत्तरी ध्रुव का जो मिलान होगा उत्तरी अक्षांश से मिलान होगा। तो इस तरह से जो है यानी कि दोस्तों कि 3 1 1 2 4 इस तरह से इसका मिलान होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है?
किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा कथन जो है वो यानी कि असत्य है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ये जो है ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अक्षांश रेखा सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? इनमें से कौन सा अक्षांश रेखा सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सत्य जो है 1 एवं थर्ड, तीसरा कथन नहीं है। तो इसमें यानी कि दोनों जो कथन है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाती है और विषुवत वृत्त 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन जो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का प्रश्न एग्जाम में एकदम पूछ रहा है, इसी तरह का एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों एकदम मतलब एग्जाम में आप लोग जाइए तो एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइए, वरना आप लोग वहाँ डिमोटिवेट हो जाइएगा। वहाँ पे एग्जाम में जो है कि एक कथन स्टेटमेंट में कथन वाला प्रश्न पूछ रहा है। अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही है। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में एकदम पूछने लगा, स्टूडेंट को एकदम परेशान करने लगा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रमुख यामयोत्तर रेखा कितनी डिग्री देशांतर को दर्शाती है? प्रमुख यामयोत्तर रेखा कितनी डिग्री देशांतर को दर्शाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख यामयोत्तर 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है? कौन सा ग्रह है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शुक्र जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आगे का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।